नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लास लेकर आई हूँ और आज का क्लास है मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर हम किस प्रकार की तैयारी करें कि हम अवश्य ही बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। तो आइए साथियों बताएं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें अवश्य ही पढ़ना ही होगा, क्योंकि साथियों ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एपिक पॉइंट हैं और इन्हें पढ़े बिना आप अपना मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अवश्य ही इस टॉपिक को आप कवर करिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैं आप सभी को कहाँ से आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत पर किस प्रकार से मुस्लिम आक्रमण हुए, ठीक, कौन किया, कब किया, सबसे पहले कौन किया, उसका सन भी आप याद करेंगे, शासकों के क्रम भी याद करेंगे और ख़ास तौर पर मोहम्मद गजनबी और गौरी के बारे में विशेष तौर पर इन लोग के दौरान कहाँ कहाँ क्या हुआ, इन दो मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में अच्छे से आप तैयारी करेंगे। ठीक, तो ये तो रहा पहला टॉपिक आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। द्वितीय जो टॉपिक है वो है सल्तनत काल। ठीक है, द्वितीय टॉपिक वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपको 4 वंश का अध्ययन करना है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और इनके क्रम को भी ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्रम से आ जाते हैं साथियों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और गुलाम वंश में कब किसकी स्थापना हुई थी ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इन सभी क्रम को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना होगा, सन भी ध्यान रखना होगा। अब मैं आती हूँ उन महत्वपूर्ण सल्तनतकालीन शासकों के ऊपर जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको अवश्य ही पढ़ना ही होगा। वो है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके समय क्या कैसे सल्तनत काल में गुलाम वंश में क्या कैसे हुआ, क्या आविष्कार हुए, क्या नवीन उपलब्धियां हुई, कौन से स्थापत्य का विकास आरंभ हुआ, ये आपको देखना है। इल्तुतमिश के समय भी आपको यही देखना है कि क्या नवीन कार्य हुए, क्या नई नीतियाँ बनाई गई, इनके समय कौन से साहित्य लिखे गए। ऐसे ही रज़िया सुल्ताना के समय कि क्या कारण था, प्रथम ये क्यों थी और क्या आश्चर्य था इनके शासन बनने पर। ठीक है, इनके शासनकाल में क्या क्या उपलब्धियाँ थी। ठीक है, और प्लस क्या नया कानून था, ये टोटल देखना है। यही सेम आपको बलबन में भी देखना है, ख़ास तौर पे बलबन के राजत्व नीति क्या थी, इनकी राजत्व नीति। अलाउद्दीन खिलजी क्यों विशेष थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन से आक्रमण थे, कहाँ कहाँ पे क्या विशेष भूमिका निभाई। ठीक, इनकी बाजार नीति क्या थी, आर्थिक नीति क्या थी, प्लस अन्य जो नीतियाँ थी जो अन्य शासकों से भिन्न थी वो सारे भिन्न नीतियाँ दिखाई। क्यों अनोखा साम्राज्यवादी इनको कहा जाता है, ये टोटल चीज़ आपको देखना है। अब इसके बाद आते हैं एमबीटी। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सुधार हुए, ठीक, क्यों आश्चर्यों का आश्चर्य के रूप में अनोखा इनको कहा जाता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, जिसमें राजधानी परिवर्तन वगैरह कब किस वर्ष को किया गया। ठीक है, तो ये टोटल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो टोटल आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही फिरोज़ तुगलक के समय क्या खास बातें थी, क्या कृषि में क्या इनका सुधार था और अन्य जो सुधार थे वो देखने होंगे। इसी प्रकार सिकंदर लोदी के समय कौन से शहर की स्थापना हुई आदि आपको देखना है, साहित्य देखना है। और ठीक ऐसे इब्राहिम लोदी के समय कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिससे एक काल परिवर्तन हुआ और कैसे सल्तनत काल भारत के इतिहास में मुग़ल काल में परिवर्तन की गति की ओर गया। तो इब्राहिम लोदी भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हर प्रकार देखेंगे और ख़ास तौर पे साथियों इस काल में अर्थात सल्तनत काल के जो स्थापत्य हैं उन्हें आप ज़रूर देखेंगे। स्थापत्य, साहित्य और प्लस सल्तनत काल के इतिहास में जो साहित्यकार जो लिखे हैं क्या क्या बातें हैं
उनको ज़रूर ध्यान में आप रखेंगे। तो बस आपको इतना ही करना है, आपका सल्तनत काल कंप्लीट हो गया। इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ध्यान में रखिए, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दो या आप पीसीएस का दें या समीक्षा अधिकारी का दें या कोई भी वनडे दें, यदि 20 क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे और उसमें हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ज़रूर कवर किया जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन साथियों आप सभी की सफलता और असफलता के लिए योगदान देता है। इसलिए मैं आप सभी को यही राय दूंगी, कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत। अब आइए साथियों, आप मुग़ल वंश पे। मुग़ल वंश में आपको बाबर को देखना है, हुमायूं को देखना है, बाबर को देखना है, हुमायूं को देखना है, अकबर को देखना है, जहांगीर को देखना है, शाहजहां को देखना है, औरंगजेब को देखना है और उत्तरकालीन जो मुग़ल बादशाह थे उन्हें देखना है। अब किनमें क्या क्या देखना है ये भी जान लीजिए। ये जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बाबर के समय कौन कौन से आक्रमण हुए, ठीक है, बाबर ने किन किन युद्धों के माध्यम से भारत में अपनी बादशाहत स्थापित की, ठीक है, इसके समय कौन कौन से आपके स्थापत्य हुए, ऐसे ही हुमायूं के समय क्या क्या प्रगति हुई, ये टोटल चीज़ आपको देखना है। कौन कौन से युद्ध हुए, किसके किसके बीच हुए, साहित्यिक प्रगति क्या हुई, स्थापत्य का कौन कौन सा विकास हुआ, सेम आपको अकबर में भी देखना है और अकबर को विशेष फोकस करना है, क्योंकि मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन से क्वेश्चन बनता है अकबर और औरंगजेब से, ठीक, अकबर औरंगजेब से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है क्वेश्चन बनना, और शाहजहाँ से जो स्थापत्य है इनका और साहित्य है बहुत बनता है, और जहांगीर से जो चित्रकला की प्रगति होती है उससे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ना आपको सब है, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिनके इर्द गिर्द आपका अध्ययन होना चाहिए और उसे आप केंद्र बनाकर हर चीज़ अपनी ओर देखिए कि कैसे आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बाबर का जो मैं बताई वो टोटल आप पढ़ेंगे, हुमायूं का भी पढ़ेंगे, अकबर को आप थोड़ा विशेष रूप से फोकस करेंगे, और यही आप जहांगीर के समय, ठीक है, कैसे स्थापत्य काल स्वर्णकाल के रूप में शाहजहाँ के समय डेवलप हो गया, ये टोटल चीज़ आप देखेंगे। औरंगजेब के समय कौन कौन से सुधार हुए वे भी आप देखेंगे, और ख़ास तौर पर साथियों मुग़ल वंश में आप स्थापत्य, साहित्य, स्थापत्य और धर्म का विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे, और जितने भी युद्ध हुए हैं वो टोटल आप देखेंगे। एक तरह से आपको ये जो बादशाह जितने हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह पर। तो उत्तरकालीन मुग़ल बादशाहों में आपको बहुत ही गंभीरता से, मतलब एक पर अध्ययन तो सब करना है, लेकिन मुग़ल बादशाहों में आप मुख्यतः इनकी उपाधियों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इनके क्रम को याद रखिएगा, और जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, और इनके समय जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए बस उनको आपको तैयार करना है, और अंतिम जो बादशाह हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये वर्ष अर्थात ये काल कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में एक आते हैं, आपका यहाँ पे आएगा विजयनगर का आ जाएगा साथियों, एक दक्षिण का है क्रम में, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कृष्णदेव जी को विशेष तौर पर पढ़ना है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। अब आइए भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और सिख संप्रदाय, इन तीनों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी ये चर्चा का केंद्र रहे हैं। 1-2 साल तक निश्चित रूप से ये टॉपिक काफ़ी हॉट टॉपिक के रूप में रहेगा। तो आप अवश्य ही सारे इनके जितने भी भक्ति प्रचारक हैं, सूफी प्रचारक हैं, सिख प्रचारक हैं, और प्लस सिख साम्राज्य के कौन संस्थापक थे, सब कुछ आपको इसमें कवर कर लीजिएगा। मराठा राज्य में साथियों, मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, कौन कौन शासक थे, ठीक, संघ में कैसे परिणित हो गए, ये टोटल देखना है, और ख़ास तौर पर शिवाजी को ध्यान में आप रखिएगा। अब आइए उत्तर तथा दक्कन में कुछ छोटे छोटे प्रांतीय शासक भी हुआ करते थे, उन्हें भी आपको विशेष तौर पर ध्यान में रख, और ख़ास तौर पे उत्तर और दक्कन के जो प्रांतीय शासक हैं, ठीक है,
तो जितने भी छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं उनके संस्थापक को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और शासकों का नाम 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि वो आपके दिमाग में रहे। क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है कि ये जो शासक है वो किस वंश से संबंधित है, या ऐसे छोटे छोटे क्रम में लगा पूछ देता है। आपको लगेगा कि मैडम तथ्यात्मक बोल रही हैं। देखिए, जब तक आपको इतिहास में तथ्य का जानकारी नहीं होगा तब तक आप अपने विश्लेषण की क्षमता को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतिहास में छोटे छोटे तथ्य को भी देखना होगा। तो सारे शासकों को जरूर ध्यान में रखिएगा कौन किस वंश से संबंधित है। दूसरा चीज़, स्थापत्य साहित्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्थापत्य, युद्ध, साहित्य से ही पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये रहा मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में कि कैसे आप तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं अध्ययन सामग्री। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आप अवश्य ही एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें, आईएएस की करें, या समीक्षा अधिकारी का करें, या कोई भी वनडे। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर वंश के बारे में साथियों क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक फैक्ट की बात है तो फैक्ट के लिए आप लूसेंट का जो जीके होता है वो पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। यानी कि एनसीईआरटी पढ़िए और लूसेंट का जीके का जो मध्यकालीन पोर्शन होगा उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल क्रम दिए रहते हैं। तो क्रम देने से क्या होता है कि वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। और जितने भी पूर्व के क्वेश्चन है, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी का दे रहे हैं, बिना पूर्व के प्रश्न हल किए आप इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे। चाहे वो आईएएस का दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी का दे रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ, बिना पूर्व के प्रश्न पढ़े आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसका कारण है, पूर्व का क्वेश्चन हल करेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे ही आपको पैटर्न पता चलेगा, आपका जो दृष्टिकोण होगा वो मल्टी डायमेंशन हो जाएगा। तो आप ये अवश्य ही आपको पढ़ना होगा। दूसरा चीज़, पूर्व के क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप ये रियलाइज़ करेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसको घुमा फिरा कर ही नए रूप से आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। चाहे वो आईएएस का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, इसमें भी बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री के रिपीटेड पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पीसीएस और समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ। एक क्वेश्चन में मतलब एक एग्ज़ाम में युद्ध के बारे में पूछ दिया या कथन कारण में उस युद्ध के बारे में बोल दिया। दूसरे एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन को ठीक क्या करेगा, सुमेलित करने को बोल देगा। अर्थात यदि आप पूर्व का क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप 100% उस आंदोलन या उस विद्रोह या आक्रमण के बारे में जो भी पढ़े हैं साहित्य वगैरह के बारे में वो रिपीट हुआ। तो जब सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये भी संभव है कि अगर वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है और फिर दूसरे में कथन कारण में कर दे रहा है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि साथियों, मैं अपने अनुभव आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ, तो इस अनुभव के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवश्य इसका फ़ायदा उठाएं और अवश्य ही पूर्व का जो अभ्यास हो उसे ज़रूर करें। और पूर्व के प्रश्न का अभ्यास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है सामान्य अध्ययन का, वो सबसे बेहतर है। इसके संबंध में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हूँ, आप अवश्य ही देख लीजिए कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका कैसे आप अध्ययन करेंगे। क्योंकि उसकी भी रणनीति है, हर एक किताब के पढ़ने की रणनीति होती है। क्योंकि दृष्टिकोण आपके सफलता में वरदान का काम करता है। तो आप अपने दृष्टिकोण को डेवलप करें। साथियों, आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को ला रही हूँ। जी हाँ साथियों, आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे द्वारा आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को लाए जा रहे हैं। उस क्लासेस में आपको न सिर्फ संबंधित सब्जेक्ट से पूरा वृहद विषय सामग्री, तथ्य, विश्लेषण आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं, बल्कि आपको मैं बताऊं उसमें मैं 40 वर्ष के प्रश्नों का समायोजन की हूँ। 40 वर्षों का प्रश्नों का समायोजन जो मेरा सेल्फ नोट्स है उसमें लगभग 40 ईयर के प्रश्नों का समायोजन किया गया है। उसका कारण ये है कि क्वेश्चन के पैटर्न
जब यदि आप उसको क्लास को करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को साइंटिफिक रूप से उसमें रखा जा रहा है। चूँकि क्लास मल्टीविटामिन का क्लास अब स्टार्ट हुआ है, ठीक, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरा उम्मीद है कि कुछ समय में धीरे धीरे जीएस के सारे पोर्शन कवरअप हो जाएंगे। अवश्य ही आप मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को देखिएगा। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम का, क्योंकि वह मेरा सेल्फ नोट्स है और पूरा भरोसा है कि उससे आप लोग निराश नहीं होंगे। अवश्य ही आप सभी को फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि आप हर 10 लाइन में आप समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन कौन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो साथियों, वो जो संचयन है मेरा नोट्स, वो अल्टीमेट है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सभी के बीच मैं कुछ क्लासेस वगैरह लाऊं, मार्गदर्शन प्रदान करूं, ताकि आप सभी कम समय में सफल हो सके। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी, समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर मैं सोची कि कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य उचित मार्गदर्शन के अभाव में गलत जगह परिश्रम कर रहे हैं। इस वजह से आप सभी के बीच मैं स्वयं परिश्रम कर रही हूँ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। तो उम्मीद है कि आप अवश्य इस परिश्रम के साथ अपना सहयोग करेंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही सफलता के लिए परिश्रम करिएगा, अवश्य ही इस क्लास को ज़रूर करिएगा। आपको तब रियलाइज़ होगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सही करना शुरू कर देंगे। तो साथियों, इस क्लास में मैं आपको बताई कि कैसे आप मध्यकालीन भारत के इतिहास की तैयारी के माध्यम से आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप आज के इस क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की गाइडलाइन को समझ गए होंगे कि किन किन ऐसे पॉइंट को आपको देखना ही देखना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे हॉट टॉपिक है। तो इसी आशा के साथ मैं आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।